नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एट 9 में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर से, जहां कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन बरकरार रहेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर लागू हो गया है। आज इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने अर्जेंट मेंशनिंग के लिए मामला रखा। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने दलील रखी कि अभी तक हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली है, इसीलिए इस पर स्टे लगा दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। का मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी, वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी। वही पोजीशन चलेगी जो कल थी या परसों थी। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने कोर्ट से मामले पर जल्द फैसला सुनाने की गुजारिश की है। कई ज्वलंत समस्याएं हैं, जिनमें से एक हमारा जो राष्ट्रीय ऑब्लिगेशन है 4 धाम यात्रा का, उसके संचालन का है। यदि उसमें थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो उसका दुष्प्रभाव राज्य की प्रतिष्ठा को, जो हमने बड़ी मुश्किल से 2 साल के भगीरथ प्रयासों से अर्न की है, वो को प्रभावित होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह के फैसले की आने की उम्मीद थी कि जो भी निर्णय हुआ वो संवैधानिक निर्णय है। और अब बात करेंगे आतंकी संगठन ISIS की, जिसने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को सिर कटे शख्स की तस्वीर भेजी है। आपको बता दें कि जुलाई 2014 में इराक दौरे के दौरान श्री श्री रविशंकर ने ISIS से शांति की अपील की थी। श्री श्री रविशंकर ने दावा किया कि उन्होंने ISIS से बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में आतंकी संगठन ने एक सिर कटे शख्स की तस्वीर भेजकर बातचीत की कोशिश को नाकाम कर दिया। श्री श्री के मुताबिक ISIS से सेना को ही निपटना होगा। I had given them a call to talk to them. I said I will invite them for a dialogue, but they sent me a picture with a beheaded man's. You need the help of military in curbing these issues which is being faced in the Middle East. श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन करीब 10 साल से इराक के ISIS कब्जे वाले इलाके में काम कर रहा है। जुलाई 2014 में इराक दौरे के दौरान श्री श्री रविशंकर ने ISIS से शांति की अपील की थी। मार्च 2015 में मलेशिया दौरे के वक्त श्री श्री रविशंकर को ISIS की ओर से धमकी भरी 3 चिट्ठियां मिली। ISIS की धमकी के बाद श्री श्री रविशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी श्री श्री रविशंकर को धमकी दे चुका है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर पर हमला किया गया था। नई सरकार जब से केंद्र में आई, तब से लगातार कोशिशें कर रही थी कि सब्सिडी का बोझ कम हो सरकार पर, और उसका फायदा भी हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने LPG पर अपनी सब्सिडी छोड़ दी है। जी हां, इसके 2 मतलब हैं। पहला, लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील मान ली है, और दूसरा, लोग समर्थ हो चुके हैं, यानी कि सामर्थ्यवान हो चुके हैं, और उन्हें अब LPG सब्सिडी की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पिछले 1 साल में 1 करोड़ से अधिक LPG ग्राहकों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सक्षम लोगों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, अगर आपके जेब पर तनाव नहीं है, तो मैं देशवासियों को आग्रह करता हूं, आप भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री ने पिछले साल मार्च में लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। हम आपको बता दें कि 1 साल में 12 सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर का प्रावधान है। 12 से ज्यादा सिलेंडर लेने पर बाजार भाव चुकाना होता है। DBT के जरिए सब्सिडी की राशि सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
करीब 15 करोड़ एलपीजी ग्राहकों के खाते में सीधे सब्सिडी ट्रांसफर हो रही है। एक एलपीजी सिलेंडर पर करीब 200 रुपए की सब्सिडी होती है। एलपीजी सब्सिडी देने के लिए सरकारी खजाने पर 21,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। सब्सिडी खत्म होने से 350 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। फिलहाल देश में करीब 16 करोड़ एलपीजी ग्राहक हैं। अच्छी खबर ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है। अगर आप एलपीजी कस्टमर हैं और आपकी सालाना आय 10 लाख या उससे ज्यादा है तो बस एक फॉर्म भरकर सब्सिडी छोड़ सकते हैं या www.myhelp.in पर भी सब्सिडी छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। तभी तो सब्सिडी छोड़ने वाले 1 करोड़ जिम्मेदार नागरिकों में आपका नाम भी शुमार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात शिरडी के साईं बाबा की, जिन पर फिर एक गुमनाम चढ़ावा आया है और इस बार के चढ़ावे की कीमत है करीब 1.25 करोड़ रुपए। जी हां, शिरडी में एक साईं भक्त ने 1.25 करोड़ रुपए का हीरों का हार चढ़ावे में दिया है। इस हार को किसने और कब दान बॉक्स में डाल दिया, इसकी साईं मंदिर ट्रस्ट को भी खबर नहीं है। चमचमाता ये हार देखिए, यह हार पूरी तरह से हीरे का है। यह हार शिरडी में साईं भक्त ने चढ़ाया है। इसकी कीमत सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हीरो के इस हार की कीमत करीब 125 लाख रुपए है, यानी करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए। हार में 2 बड़े बड़े हीरो के पेंडेंट हैं जो सोने की चेन में लगी हैं। कौन है वो भक्त जिसने साईं के दर पर 125 लाख रुपए का चढ़ावा दिया, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। 125 लाख रुपए के हीरो के हार को दान बॉक्स में कब चढ़ाया गया, इस बात का पता अभी तक नहीं लग पाया है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि हार अप्रैल महीने के पहले कुछ दिनों में चढ़ाया गया है। हार एक लिफाफे में डालकर दान बॉक्स में डाला गया था। पहले लगा हार नकली होगा, लेकिन जब जौहरी ने कीमत निकाली तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। शिरडी में इसे अब तक का सबसे बड़ा गुप्त दान बताया जा रहा है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब साईं बाबा को इतना कीमती चढ़ावा मिला है। शिरडी के दर्शन करने के लिए रोजाना आने वाले भक्तों से हर साल करोड़ों के जेवरात, कैश और फॉरेन करेंसी दान में मिलती है। पिछले 5 सालों में शिरडी मंदिर को करीब 1842 करोड़ रुपए दान में मिले। इनमें से 1044 करोड़ रुपए अलग अलग सामाजिक कामों के लिए खर्च किए गए। शिरडी के साईं को होने वाली करोड़ों की कमाई में से मोटा हिस्सा भक्तों के लिए ठहरने, प्रसाद और दूसरी जरूरतों में खर्च किया जाता है। इसके साथ ही गरीब मरीजों के इलाज और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी शिरडी के साईं ट्रस्ट की तरफ से रकम दी जाती है। ये 2 फाइनेंशियल ईयर में 2013-14 में साईं संस्थान को 530 करोड़ रुपए का उत्पन्न हुआ। उनमें से 322 करोड़ रुपए खर्च और 1098 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट्स किया। बेशक शिरडी के साईं मंदिर या सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ से अलग अलग सामाजिक कार्यों के लिए काफी खर्च किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस कदर सूखा पड़ा है और लोग परेशान हैं, ऐसे में उन्हें इन मंदिर ट्रस्ट से भी मदद की दरकार है। शिरडी से प्रशांत शर्मा के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। बिहार में शराबबंदी का असर तरह तरह से सामने आ रहा है। सासाराम में तो शराबबंदी का असर ऐसा हुआ कि 16 साल पहले अलग हुए पति पत्नी भी एक हो गए। जी हां, ये कुछ अनोखा सा मामला है। दोनों ने फिर से 7 फेरे लिए हैं और वजह यही थी कि अब पति की शराब छूट गई है। बिहार में शराबबंदी का असर देखिए। 58 की उम्र में जय गोविंद अपनी पत्नी से दोबारा शादी रचा रहे हैं। 16 साल पहले शराब की लत ने जय गोविंद को उनकी पत्नी और बच्ची से अलग कर दिया था, लेकिन नीतीश सरकार की शराबबंदी की पहल ने एक परिवार को 16 साल बाद फिर मिला दिया। धीरे धीरे जो है कि इसी आवेश में कुंठित होते गई और इसी आवेश में ये मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा, आप शराब छोड़ दिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज तो मैं लौंग चबाता हूँ, खैनी की जगह पर लौंग चबाता हूँ, जो कि सब कुछ हमने नशा किया था। कुछ दिन पहले तक जय गोविंद छक कर शराब पीते थे। शराब की आदत से परेशान उनकी पत्नी ने जय गोविंद का साथ छोड़ा और नन्ही बेटी को लेकर मायके चली गईं। लेकिन जब से सरकार ने शराबबंदी की है, जय गोविंद ने भी शराब से तौबा कर ली और अपने पति में इस बदलाव का पता जब उनकी पत्नी विजयंती को चला तो जय गोविंद से एक बार फिर
शादी के बंधन में बंधने को तैयार हो गईं। आचरण अब ठीक है, सब चीज छूट गया, इसलिए हमको अच्छा लगा। भाई भी माँ भी सब बोली कि अब दीदी बदल गए हैं, जीजा जी से अपना घर अब नया बसाइए, जीवन व्यतीत करिए। अच्छा, 1 साल की उम्र में अपनी मां के साथ पिता को छोड़कर आई गुड्डी भी अब बड़ी हो चुकी है। अपने माता पिता की शादी का कार्ड गांव भर में बांटना उसके लिए वाकई एक अजीब अनुभव है। हाँ, मैंने छपवाया है इसको और ये सब अच्छा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। मेरे मम्मी पापा एक हो गए। शराबबंदी और बेटी के प्रयास से 16 साल पुराने बिछड़े दंपति एक हो गए। शराब ने जिस परिवार को बर्बाद कर दिया था, शराबबंदी के बाद वो आबाद हो रहा है। इस अजूबे पुनर्विवाह ने समाज में मिसाल पेश की है। ये खबर सुनीता निश्चित तौर पर बहुत खास है। हालांकि देखिए, ये एक खबर है क्योंकि चूंकि 16-17 साल के बाद परिवार एक बार फिर से मिला है, लेकिन ऐसे भी आप देखें तो शराब एक ऐसी चीज है जिसने तमाम परिवारों को उजाड़ा है। बिल्कुल, और अपने आप में अनोखा मामला हम इसे कहेंगे, क्योंकि शराबबंदी को लेकर शायद नीतीश सरकार ने भी ये पहलू नहीं सोचा होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं कहेंगे कि ये कारगर हुआ है और इसका एक अच्छा पहलू हम सबके सामने है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में आज से सिंहस्थ महाकुंभ की शुरुआत हुई है। इसके पहले दिन आज श्रद्धालुओं ने शाही स्नान किया है। वैसे तो महाकुंभ का हर रंग ही अनोखा और मन मोहने वाला होता है, लेकिन इस कुंभ में एक इतिहास भी बना। पहली बार किसी कुंभ में किन्नर अखाड़े ने हिस्सा लिया है। महाकुंभ में निकलने वाली पेशवाई की ऐसी तस्वीरें वैसे तो हर अखाड़े की ही होती हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ खास हैं, क्योंकि जिस अखाड़े की ये तस्वीरें हैं वो न सिर्फ सबसे अलग है, बल्कि आज से पहले किसी भी कुंभ में इस अखाड़े की एंट्री नहीं हुई। यह है किन्नर अखाड़ा, जिसने पहली बार उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ में भाग लिया है। एक अलग अंदाज में, एक अलग कलेवर में, साथ ही पर्यावरण को बचाने के एक नोबल संदेश के साथ। अखाड़े की इस पेशवाई में ऊंट हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, तो ई रिक्शा भी है। सिंहस्थ महाकुंभ में शामिल हो रहे किन्नर अखाड़े में देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 500 किन्नर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि किन्नर अखाड़े के कुंभ में शामिल होने को लेकर दूसरे अखाड़ों में नाराजगी है, लेकिन जनता के जबरदस्त स्वागत और उत्साह ने अखाड़े का मनोबल जरूर बढ़ाया है। मंत्री जी और पूरा प्रशासन सिंहस्थ का हमारे साथ है, ये बड़ी प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार का और उज्जैनी का, उज्जैनी के, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा बदलाव का एक देश रहा है और आज बरसों के बाद, बरसों मतलब वो भी आप नहीं देख सकते कि कब तक आज किन्नर अखाड़े की शुरुआत हो रही है वापस। पेशवाई के वक्त खुद मेले के प्रभारी मंत्री भी किन्नर अखाड़े के साथ रहे और इस नई पहल पर खुशी जाहिर की। आज किन्नर समाज के कार्यक्रम में सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा शहर किन्नर समाज के स्वागत के लिए उमड़ा हुआ है। हमारे सरकार ने सभी आवास से लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरे किन्नर समाज की खुश दिखाई दे रहे, किन्नर समाज पूरा खुश दिखाई दे रहा है, बहुत खुश है। और आप देख रहे हैं कि बहुत उत्साह के साथ श्री महंत लक्ष्मीनारायण जी के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। इस क्षेत्र में अपनी दखल बढ़ा रहे किन्नर समाज के लिए ये एक बड़ा कदम है, जो न सिर्फ समाज में इनकी बराबरी और सम्मान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छी पहल है। पहले स्नान के साथ उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ की शुरुआत हो गई और पहले दिन ही महाकुंभ में कई रंग देखने को मिले। डुबकी से शुरू हुआ सिंहस्थ धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है, जहां हर कदम पर अनोखे और आकर्षक रंग देखने को मिल रहे हैं। उज्जैन में शुरू हुआ सिंहस्थ महाकुंभ 21 मई तक चलेगा और तब तक हर दिन हर घंटे एक नए रंग में दिखेगा सिंहस्थ। शरद व्यास, जी मीडिया, उज्जैन। भरतपुर की बीजेपी की विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। इस मामले में विधायक अनीता सिंह ने एसपी राहुल प्रकाश से मिलकर शिकायत की है, जिस पर एसपी ने मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की बात कही है। अनीता सिंह गुर्जर का आरोप है कि उन्हें प्राइवेट नंबर और दूसरे कई नंबरों से फोन कर कुछ लोगों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। विधायक ने पुलिस को वो नंबर भी दिया है जिससे कॉल आई थी। कॉल आईएसडी थी, जिसका नंबर है +44 7417 400 835।
हाल ही में विधायक अनीता सिंह गुर्जर पर डीग पंचायत समिति के विकास अधिकारी को फोन पर धमकाने वाले ऑडियो के वायरल होने के बाद ये खबर सुर्खियों में थी। श्रीमती अनीता गुर्जर जी ने आज मिलकर के एक शिकायत दी है, जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि कुछ इंटरनेट कॉल से कल शाम को उनके पास फोन आए थे और फिर कुछ बिना नंबर वाले, जो 9 नंबर वाले या प्राइवेट नंबर करके आता है, उन नंबरों से उनके ऊपर फोन आया था उनके मोबाइल पे, जिसमें कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ऐसा बताया है। और साथ में यह बताया है कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी है। आज उनकी कंप्लेंट यहाँ पे प्राप्त हो गई है। इसके ऊपर FIR दर्ज करके और तफ्तीश की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे। एटा सिंगरासर नहर निर्माण के मामले में किसानों ने महापड़ाव की घोषणा की है। इसके मद्देनजर प्रशासन अब हरकत में है। प्रशासन ने सूरतगढ़ थर्मल पार्क के आसपास धारा 144 लगा दिया है और भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है। मौके पर राइट कंट्रोल व्हीकल्स भी तैनात किए गए हैं। सूरतगढ़ में एटा सिंगरासर नहर के निर्माण की मांग किसान लंबे समय से कर रहे हैं और इसी के चलते कुछ समय पहले किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था। इस सिलसिले में कलेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किसानों की मांगों से संबंधित एक कमेटी गठित की जा चुकी है, जो नहर निर्माण और पानी की व्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार करेगी। गंगानगर जिले के लोग है, गटसाना याद करवा देंगे तेरे को, वसुंधरा छोड़ेंगे। यही जनता आज इस बात को लेकर के यहाँ इकट्ठी हुई है। निश्चित तौर से ये गंगानगर संघर्षों का इलाका है। जीत हमारी होगी, किसान की होगी, पानी और नहर लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। बाल विवाह के मामलों में राजस्थान का नंबर देश में पहले स्थान पर आता है और आंकड़ों के आधार पर यूनिसेफ ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। अब सरकार ने स्कूल शिक्षकों का साथ लेने का फैसला किया है। आदेश जारी किए हैं कि स्कूली शिक्षक बाल विवाह की सूचना प्रशासन को देंगे। स्कूली शिक्षकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी। स्कूली टीचर बनेंगे विसल ब्लोअर। बाल विवाह की रोकथाम में निभाएंगे भूमिका। बाल विवाह होने पर प्रशासन को देंगे सूचना। हाल ही में चित्तौड़गढ़ में हुए बाल विवाहों ने एक बार फिर से सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बाल विवाहों की रोकथाम की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी गई है। अब शिक्षकों को बाल विवाह की जानकारी भी प्रशासन तक पहुंचानी होगी, यानी शिक्षक निभाएंगे विसिल ब्लोअर की भूमिका। शिक्षक तो ज्ञान की हमेशा ही अलख जगाते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है और विभाग ने पहले भी इस प्रकार के निर्देश प्रसारित किए हैं और मैं तो इसको शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला मानता हूं। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह यूनिसेफ। देश में 18 साल से कम उम्र में 47% लड़कियों की शादी। पिछले 5 साल में 8000 बाल विवाह प्रशासन ने रोके। प्रदेश के 16 जिलों में सबसे ज्यादा बाल विवाह। भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़, दौसा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, अजमेर, करौली, बारां, अलवर, नागौर, उदयपुर, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा बाल विवाह। इस मामले में स्कूली शिक्षकों को दी गई जिम्मेदारी का स्वागत भी हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अभिभावकों को भी इस मुहिम से जोड़ना चाहिए। बच्चों को भी स्कूल में ही प्रेयर में और क्लासरूम्स में बताएं कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए। यदि कहीं हो रहा है तो उसको रुकवाया जाए और आगे तक सूचना दी जाए ताकि बाल विवाह न हो। दरअसल पीपल पूर्णिमा और आखा तीज को देखते हुए बाल विवाहों पर रोकथाम के लिए शिक्षकों को इस मुहिम से जोड़ा गया है। लेकिन देखना होगा कि समाज की इस बुराई को मिटाने के लिए शिक्षक विसिल ब्लोअर की भूमिका कितनी संजीदगी से निभाते हैं। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। देखिए सुनीता, प्रदेश में जिस तरह से बाल विवाह के मामले हैं, ऐसा लगता है कि शायद अंधेरे में तीर छोड़ने जैसी बात है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि शिक्षक जैसे जिम्मेदारी होती है कि समाज में बच्चों को पढ़ाकर एक नया वो आधार खड़ा करते हैं समाज का, तो शायद अभी विसिल ब्लोअर के तौर पर वो अपनी भूमिका निभा सके। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी ये कदम हम देख सकते हैं अभिषेक, क्योंकि अभी तक
कई बार कदम उठाए गए, कड़े नियम कानून बनाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फायदा कुछ खास हो नहीं रहा है। तो एक चुनौती होगी यहाँ शिक्षकों के लिए भी कि वो जल्द से जल्द ऐसे मामलों को आगे पहुंचाए और प्रशासन इस पर तुरंत कैसे पता करेंगे कि शादी हो कहाँ रही है, ये बहुत बड़ी बिल्कुल। हालांकि अगर ग्रामीण परिवेश में बात करें, ज्यादातर लोगों को जानकारी होती है लेकिन लोग एक्शन नहीं लेते। उम्मीद है कम से कम इसी पहल से शिक्षक अपनी एक और नई जिम्मेदारी निभाएं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात भरतपुर की होगी, जहां एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। ये लड़की रवि नाम के एक लड़के से प्यार में पड़ गई थी और अपना सुध-बुध खो बैठी, खुद की जिंदगी ही खत्म कर ली। पुलिस को निशा के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें खुदकुशी की वजह का खुलासा हुआ है। ये मजमून है मौत का, जिसे पुलिस ने निशा के कमरे से जब्त किया है। इसके एक एक शब्द में संदेश है प्यार के दीवानों और परवानों के लिए। निशा खुद की जिंदगी खत्म करने से पहले आगाह करना चाहती थी। प्यार के उन परिंदों को जो किसी के प्यार में डूबकर तन्हा हो जाते हैं और यही तन्हाई उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। ये सुसाइड नोट संदेश है उन बेवफा बाजीगरों के लिए जो अपनी भोली और चुलबुली अदाओं से किसी की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं और इसे तबाही के समंदर में गोते लगाने के लिए अकेला छोड़ जाते हैं। ये तस्वीर निशा की है, जिसकी जिंदगी प्रेम के अंधे गलियारों में रास्ता ढूंढते ढूंढते खामोश हो गई। निशा अपनी जिंदगी के हसीन सपनों को लेकर रिछोला गांव से पॉलिटेक्निक पढ़ने भरतपुर आई थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस प्यार की लहरों पर वो सवार है वो इसकी जिंदगी में तूफान लाने वाली है। और हुआ भी यही। निशा को रवि नाम के जिस लड़के से प्यार था वो उसे अकेला छोड़ गया, लेकिन निशा उसके प्यार के समंदर में इतने गहरे गोते लगा गई कि उसकी जिंदगी का रवि अस्त हो गया। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर। इन्हीं खबरों के साथ इंडिया एट 9 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।